हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। अब तक हम यूनिट 3 तक कवर कर चुके हैं, तो इस वीडियो में हम यूनिट 4 से आगे का कवर करेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। रोल ऑफ मनी मार्केट, फिक्स्ड इनकम मार्केट, फॉरेक्स मार्केट एंड फेमा, मुद्रा बाजारों, नियत आय बाजारों और विदेशी मुद्रा बाजारों की भूमिका, फेमा इत्यादि। मनी मार्केट्स प्ले अ की रोल इन बैंक्स लिक्विडिटी मैनेजमेंट एंड द ट्रांसमिशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। मनी मार्केट क्या है? आपका बैंकों की लिक्विडिटी मैनेजमेंट और ट्रांसमिशन में काफ़ी अहम भूमिका निभाता है। इन नॉर्मल टाइम्स मनी मार्केट्स आर अमोंग द मोस्ट लिक्विड इन द फाइनेंशियल सेक्टर। सामान्य समय में वित्तीय क्षेत्र में मुद्रा बाजार सबसे अधिक तरल है। बाय प्रोवाइडिंग द एप्रोप्रिएट इंस्ट्रूमेंट्स एंड द पार्टनर्स ऑफ लिक्विडिटी ट्रेडिंग, द मनी मार्केट अलाउज द refinancing of short and medium term position and facilitates the mitigation of your business liquidity risk। उचित उपकरण और साझेदारी या तरलता ट्रेडिंग प्रदान करके मुद्रा बाजार में लघु और मध्यम अवधि के पदों के पुनर्वित्त की अनुमति देता है और आपके व्यवसाय के तरलता जोखिम के शमन की सुविधा देता है। द बैंकिंग सिस्टम एंड द मनी मार्केट रिप्रेजेंट द एक्सक्लूसिव सेटिंग मॉनेटरी पॉलिसी ऑपरेट्स इन। बैंकिंग प्रणाली और मुद्रा बाजार अनन्य सेटिंग मौद्रिक नीति का संचालन करते हैं। किसका संचालन करते हैं? मौद्रिक नीति का संचालन करते हैं। आर डेवलप्ड, एक्टिव एंड एफिशिएंट इंटरबैंक market enhance the efficiency of central bank's monetary policy, transmitting its impulses into the economy best। एक विकसित, सक्रिय और कुशल इंटरबैंक बाजार केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति की दक्षता को बढ़ाता है, जिससे इसके आवेगों को अर्थव्यवस्था में सबसे अच्छा स्थान मिलता है। डेवलपमेंट ऑफ द मनी मार्केट स्मूथ्स द प्रोग्रेस of financial intermediation and boosts lending to economy, hence improving the country's economic and social welfare। विकास का पैसा बाजार प्रगति की वित्तीय इंटर और अर्थव्यवस्था को बूस्ट करता है, इसलिए देश की आर्थिक और सामाजिक कल्याण में सुधार कारक है। Therefore, the development of the money market is in all stakeholders' interests, the banking system itself, the central bank and the economy on the whole। इसलिए पैसे बाजार में विकास में सभी हितधारकों के हितों और बैंकिंग प्रणाली में ही सेंट्रल बैंक और अर्थव्यवस्था कारगर साबित होते हैं। मनी मार्केट पूंजी बाजार। दोस्तों, मनी मार्केट क्या है? रिफर्स टू द मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ फंड्स। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स आर दोज इंस्ट्रूमेंट्स विच हैव ए मेच्योरिटी पीरियड ऑफ लेस देन 1 year। The most active part of the money market in the market for overnight call and the term money between banks and institutions and repo transaction। Call money, repo are very short-term money market products। The below mentioned instruments are normally termed as money market instruments। Money market बाजार को, पैसा बाजार क्या होता है? बाजार को अल्पकालिक आवश्यकता और धन की तैनाती के लिए संदर्भित करता है। मुद्रा बाजार साधन वे उपकरण हैं जिनकी परिपक्वता अवधि 1 से कम होती है। मुद्रा बाजार का सबसे सक्रिय हिस्सा बैंकों और संस्थानों के बीच रातों रात कॉल और टर्म मनी के लिए बाजार और रेपो लेन देन है। कॉल मनी ऑब्लिक रेपो बहुत कम अवधि के मनी मार्केट उत्पाद हैं। नीचे दिए गए उपकरणों को आमतौर पर मुद्रा बाजार के रूप में माना जाता है। कौन कौन से? आपके सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, सीडी अर्थात जमा का प्रमाण पत्र, कॉमर्शियल पेपर, सीपी, वाणिज्यिक पत्र, इंटरबैंक पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट, इंटरबैंक भागीदारी प्रमाण पत्र, इंटरबैंक टर्म मनी, ट्रेजरी बिल्स और बिल डिस्काउंटिंग, कॉल नोटिस, टर्म मनी। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज are issued by the government for
राइजिंग अ पब्लिक लोन और एज नोटिफाइड इन द ऑफिशियल गैजेट। सरकारी प्रतिभूतियों को सरकार द्वारा सार्वजनिक ऋण या आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित करने के लिए जारी किया जाता है। द कंसिस्ट ऑफ गवर्नमेंट प्रोमिसरी नोट्स, बियरर बॉन्ड्स, स्टॉक्स और बॉन्ड हेल्ड इन बॉन्ड लेजर अकाउंट। वे बॉन्ड लेजर अकाउंट में अर्थात क्या है दोस्तों, सरकारी प्रोमिसरी नोट, बियरर बॉन्ड्स, स्टॉक या बॉन्ड्स, ये सभी क्या है, किस में होल्ड किए जाते हैं, लेजर बॉन्ड अकाउंट में। दे मे बी इन द फॉर्म ऑफ ट्रेजरी बिल्स और डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। वे ट्रेजरी बिल या दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में हो सकते हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आर मोस्टली इंटरेस्टेड बियरिंग डेट सिक्योरिटीज इशूड बाय आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार की ओर से आरबीआई द्वारा जारी किए गए दिनांकित प्रतिभूतियों में सरकारी प्रतिभूतियों में ज़्यादातर ब्याज होता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूजेज दीज फंड्स टू मीट इट्स एक्सपेंडिचर कमिटमेंट्स। These securities are generally fixed maturity and fixed coupon securities carrying the semi-annual coupon since the date of maturity is specified in the securities. These are known as dated government security. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन फंडों का उपयोग अपनी व्यय प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए करता है। ये प्रतिभूतियाँ आमतौर पर नियत परिपक्वता और नियत वार्षिक प्रतिभूतियाँ होती हैं जो अर्धवार्षिक कूपन देती हैं। चूँकि प्रतिभूतियों में परिपक्वता की तारीख निर्दिष्ट है, इसलिए इन्हें दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में भी जाना जाता है। और सरकारी प्रतिभूतियों की फीचर्स या विशेषताएं क्या क्या हैं? इशूड एट फेस वैल्यू, यह अंकित मूल्य पर जारी होता है। नो डिफ़ॉल्ट रिस्क एज द सिक्योरिटीज कैरी सोवरेन गारंटी, कोई डिफ़ॉल्ट जोखिम नहीं क्योंकि प्रतिभूतियाँ संप्रभु गारंटी प्रदान करती हैं। एम्पल लिक्विडिटी एज द इन्वेस्टर कैन सेल द सिक्योरिटी इन द सेकेंडरी मार्केट, पर्याप्त तरलता के रूप में निवेशक द्वितीयक बाजार में सुरक्षा बेच सकता है। इंटरेस्ट पेमेंट ऑन ए हाफ ईयरली बेसिस ऑन फेस वैल्यू, स्रोतों पर अंकित मूल्य के आधार पर छमाही आधार पर ब्याज भुगतान होता है। नो टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, कोई स्रोत पर कोई टैक्स नहीं काटा जाता है। कैन बी हेल्ड इन डीमेट फॉर्म, और डीमेट फॉर्म के रूप में इनको हेल्ड कर सकते हैं। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स आर डेब्ट सिक्योरिटीज इशूड बाय प्राइवेट एंड पब्लिक कॉरपोरेशंस। कॉर्पोरेट बॉन्ड निजी और सार्वजनिक निगमों द्वारा जारी किए गए ऋण प्रतिभूतियां हैं। कंपनीज इशू कॉर्पोरेट बॉन्ड्स टू रेज मनी फॉर ए वैरायटी ऑफ पर्पज सच एज बिल्डिंग एज न्यू प्लांट्स, परचेजिंग इक्विपमेंट्स और ग्रोइंग द बिजनेस। व्हेन वन बाय अ कॉर्पोरेट बॉन्ड, वन लैंड मनी टू द इश्यूअर द कंपनी डेट इशू द बॉन्ड। कंपनियां कई उद्देश्यों के लिए धन जुटाने के लिए कॉर्पोरेट बॉन्ड जारी करती हैं, जैसे कि एक नया प्लांट बनाना, उपकरण खरीदना, व्यवसाय बढ़ाना। जब कोई कॉर्पोरेट बॉन्ड खरीदता है तो यह बॉन्ड जारी करने वाली कंपनी जारीकर्ता को पैसा उधार देता है। इन एक्सचेंज द कंपनी प्रॉमिस टू रिटर्न द मनी, ऑल्सो नोन एज प्रिंसिपल ऑन अ specified maturity date. Until that, the company usually pays you a stated rate of interest, generally semi-annually. बदले में कंपनी एक निर्दिष्ट परिपक्वता तिथि पर पैसे वापस करने का वादा करती है, जिसे प्रिंसिपल के रूप में भी जाना जाता है। उस तारीख तक कंपनी आमतौर पर आपको ब्याज की एक निर्दिष्ट दर का भुगतान करती है और आमतौर पर वह अर्ध रूप से होती है। While a corporate bond gives an IOU from the company, it does not have a ownership interest in the issuing company, unlike when one purchases the company's equity stock. जबकि एक कॉर्पोरेट बॉन्ड कंपनी के एक IOU देता है, अर्थात IOU क्या चीज़ है? एक डॉक्यूमेंट है एक्नॉलेजमेंट के लिए कि डेब्ट कंपनी ने लिया है आपसे। IOU इट डज तो कंपनी के इक्विटी स्टॉक को खरीदने पर इसके विपरीत जारी करने वाली कंपनी में उसका स्वामित्व नहीं होता है। कॉर्पोरेट बॉन्ड जो जारी किए जाते हैं तो कंपनी के इक्विटी स्टॉक को खरीदने पर इसके विपरीत स्टॉक के विपरीत जारी करने वाली कंपनी में उसका स्वामित्व नहीं रहता है। एन इंटरेस्ट रेट स्वैप IRS इज ए लिक्विड फाइनेंशियल डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट इन विच टू पार्टीज एग्रीज टू एक्सचेंज इंटरेस्ट रेट कैश फ्लोज
based on a specified notional amount from a fixed rate to a floating rate or vice versa or from one floating rate to another। एक ब्याज दर स्वैप IRS एक तरल वित्तीय व्युत्पन्न उपकरण है जिसमें दो पक्ष एक निर्धारित दर अर्थात एक एक्सचेंज रेट से एक अस्थायी दर या इसके विपरीत या एक अस्थायी दर से निर्दिष्ट ब्याज राशि के आधार पर ब्याज दर नकदी प्रवाह का आदान प्रदान करने के लिए सहमत होते हैं, उसको IRS इंटरेस्ट रेट स्वैप कहते हैं। एन इंटरेस्ट रेट फ्यूचर इज ए फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट विच an interest bearing instrument as the underlying asset. It is a particular type of interest rate derivative। ब्याज दर भविष्य अंतर्निहित परिसंपत्ति के रूप में एक ब्याज वाले साधन के साथ एक वित्तीय व्युत्पन्न अर्थात वायदा अनुबंध एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एक विशेष प्रकार की दर है। लिबोर और आइस लिबोर प्रीवियसली ये पहले BBA लिबोर था जो IC लिबोर है। इज ए बेंचमार्क रेट that some of the world's leading banks charge each other for short-term loans. It stands for Intercontinental Exchange London Interbank Offer Rate and serves as the first step to calculating interest rate on various loans throughout the world। लिबोर को IC बेंचमार्क आइस लिबोर या आइस लिबोर जो पहले BBA लिबोर कहते थे जिसको एक बेंचमार्क दर है जो कि दुनिया की अग्रणी बैंकों के बीच अल्पावधि ऋणों के लिए अल्पावधि अर्थात शॉर्ट टर्म लोन्स के लिए बैंक जो चार्ज करते हैं। कौन से अल्पावधि ऋण? इंटरकॉन्टिनेंटल एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप के लिए और लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट लिबोर का फुल फॉर्म क्या है? लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट एंड सर्व्स एज द फर्स्ट स्टेप टू कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट जो कि विभिन्न ऋणों पर ब्याज दरों की गणना के लिए एक पहले कदम के रूप में कार्य करता है। दुनिया भर में जो अंतर्द्वीपीय शॉर्ट टर्म लोन होते हैं तो उनका रेट जो ब्याज वसूलते हैं बैंक उसको कैलकुलेट करने में ये बहुत भूमिका निभाता है। लिबोर इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द आइस बेंचमार्क एडमिनिस्ट्रेशन IBA एंड इज बेस्ड ऑन 5 करेंसीज। ये 5 करेंसी कौन कौन सी हैं? लिबोर किसके द्वारा एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है? आइस बेंचमार्क IBA द्वारा इसको एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है अर्थात इसको प्रबंधित किया जाता है। और इसमें कौन कौन सी 5 करेंसियाँ हैं? US डॉलर, USD, यूरो, UR, पाउंड, GBP, Japanese yen, JPY and Swiss francs CHF। It serves 7 different maturities: overnight, 1 week, and 1, 2, 3, 6, and 12 months। There are a total of 35 different LIBOR rates each business days। The most commonly quoted rates is the 3-month US dollar rate। यह 7 अलग अलग परिपक्वताएं प्रदान करता है जैसे कि रात भर में, एक सप्ताह में, या 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 6 दिन और 12 महीने, या 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने या 12 महीने। प्रत्येक व्यावसायिक दिन में कुल 35 अलग अलग लिबोर दरें हैं। सबसे अधिक जो कॉमनली यूज्ड वाली है वो है 3 महीने की अमेरिकी डॉलर की दर। द मुंबई इंटरबैंक ऑफर रेट मिबोर इज कैलकुलेटेड एवरी डे बाय द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया NSE/IL एज ए weighted average of lending rates of a group of banks on funds lent to first class borrowers। मुंबई इंटरबैंक ऑफर रेट मिबोर एक तरफ जो लिबोर है वो आपके इंटरकॉन्टिनेंटल हो गया और मिबोर मुंबई इंटरबैंक ऑफर रेट भारत के नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE/IL द्वारा हर रोज गणना की जाती है। बैंकों के एक समूह की उधार दरों की एक भारित औसत के रूप में प्रथम श्रेणी के लिए उधारकर्ताओं के लिए। It is the interest rate at which banks can borrow funds in marketable size from one other banks in the Indian interbank market। जैसे इंटरकॉन्टिनेंटल आपका लिबोर होता था, आपका इंडिया के अंदर मिबोर चलता है। यह वह ब्याज दर है जिस पर बैंक भारतीय इंटर
बैंक बाजारों में अन्य बैंकों से विपणन योग्य आकार में धनराशि उधार ले सकते हैं। द मिवोर वाज लॉन्च्ड ऑन जून 15, 1998 बाय द कमिटी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द डेब्ट मार्केट एज एन ओवरनाइट रेट। मिवोर क्या है, 15 जून 1998 को शुरू किया गया। किसके लिए? ऋण बाजार के विकास के लिए। कौन सी समिति द्वारा? ऋण बाजार के विकास के लिए एक समिति द्वारा डेवलप किया गया। एज ऑन ओवरनाइट रेट, किसके रूप में? ओवरनाइट रेट के रूप में। द NSE लॉन्च द 15-day मिवोर ऑन November 10, 1998 एंड द 1 month and 3 month मिवोर ऑन December 1, 1998। NSE ने 10 नवंबर 1998 को 14 दिवसीय मिवोर और 1 दिसंबर 1998 को 1 महीने और 3 महीने के मिवोर को लॉन्च किया। सिंस द लॉन्च, MIBOR rates have been used as benchmark rates for the majority of money market deals made in India। लॉन्च के बाद से मिबोर दरों का उपयोग भारत के लिए अधिकांश मुद्रा बाजार सौदों के लिए बेंचमार्क दरों के रूप में किया गया। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट FEMA 1999 इज एप्लीकेबल। FEMA कब से एप्लीकेबल है? 1999 से। टू द होल ऑफ इंडिया, कहाँ पर है? पूरे भारत में है। Any branch, office and agency which is situated outside India but is owned or controlled by a person resident in India। और कोई भी शाखा, कार्यालय और एजेंसी जो भारत के बाहर स्थित है लेकिन भारत में निवासी किसी व्यक्ति के स्वामित्व या नियंत्रण में है, उन पे ये FEMA लागू होता है। और इसके अलावा दोस्तों एक चीज़ और है, बैंकर द्वारा एक दिन के लिए उधार दिया जाता है, उसको क्या कहते हैं? मांग मुद्रा। और 14 दिन से अधिक के लिए उधार दिया जाता है, उसे कहते हैं आवधिक मुद्रा। और 2 दिन से 14 दिन तक सूचना पर देय मुद्रा कहलाती है। अर्थात एक दिन के लिए देना है तो आपकी मांग मुद्रा, 2 दिन से 14 दिन तक देना है तो सूचना पर देय मुद्रा, और 14 दिन से अधिक के लिए देना है तो आवधिक मुद्रा कहलाएगी। यूनिट 5, रोल ऑफ कैपिटल मार्केट सिक्योरिटी एंड सेबी। पूंजी बाजार, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की भूमिका एवं उनके कार्य। कैपिटल मार्केट इज अ मार्केट फॉर लॉन्ग टर्म डेब्ट एंड इक्विटी शेयर्स, बोथ आर इशूड एंड ट्रेडेड। पूंजी बाजार दीर्घावधि ऋण और इक्विटी शेयर दोनों जारी और ट्रेड किए हुए के लिए एक बाजार है। 2 टाइप्स ऑफ कैपिटल मार्केट्स आर, कौन कौन से 2 टाइप्स आपके? प्राइमरी और सेकेंडरी। In the primary market, securities, share bond, debentures are offered to public for subscription for raising capital fund। प्राइमरी मार्केट में क्या होता है? प्राथमिक बाजार में प्रतिभूतियों, शेयर, बॉन्ड और डिवेंचर को सब्सक्रिप्शन के लिए, पूंजी या फंड जुटाने के लिए जनता को दिया जाता है। इन द सेकेंडरी मार्केट, सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड आफ्टर बीइंग इनिशियली offered to the public in the primary market and or listed on the stock exchange। secondary market comprises equity market and debt market। द्वितीयक बाजार में, प्राथमिक बाजार में आमतौर पर जनता को पेश किए जाने और स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने के बाद प्रतिभूतियों का कारोबार किया जाता है। द्वितीयक बाजार में इक्विटी बाजार और ऋण बाजार शामिल हैं, यानी इसमें इक्विटी मार्केट और डेब्ट मार्केट दोनों शामिल होते हैं। कॉर्पोराइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज फ्रॉम अ नॉन कॉर्पोरेट टू ए कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर। कॉर्पोराइजेशन स्टॉक एक्सचेंज के संगठनात्मक ढांचे को गैर कॉर्पोरेट से कॉर्पोरेट संरचना में परिवर्तित करने की प्रक्रिया है। डिम्यूचुअलाइजेशन रिफर्स टू द ट्रांजिशन प्रोसेस ऑफ ए स्टॉक एक्सचेंज फ्रॉम ए म्यूचुअली ओन्ड एसोसिएशन टू ए शेयर होल्डर ओन कंपनी। डीम्यूचुअलाइजेशन से तात्पर्य एक स्टॉक एक्सचेंज की संक्रमण प्रक्रिया से है जो कि एक स्वामित्व वाली कंपनी से लेकर शेयर धारकों के स्वामित्व वाली कंपनी तक है। FII कैन इन्वेस्ट अप टू 49% इन स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया। जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन है वो आपके 49% तक स्टॉक एक्सचेंज में इंडिया में इन्वेस्ट कर सकते हैं। नो सिंगल इन्वेस्टर कैन होल्ड शेयर इन एन इंडियन स्टॉक एक्सचेंज बियॉन्ड ए लिमिट ऑफ 5%। कोई भी निवेशक 5% की सीमा से परे भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में शेयर नहीं रख सकता है। डिवेंचर्स आर बॉन्ड्स इशूड बाय ए कंपनी। इट हैज़ फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट यूजुअली पेबल हाफ ईयरली और ऑन स्पेसिफिक डेट्स
and the principal amount repayable on the particular date on redemption of the debenture. It is an unsecured debt. डिबेंचर एक कंपनी द्वारा जारी किए गए बॉन्ड है। इसमें एक निश्चित ब्याज दर होती है जो कि छमाही में दे है विशिष्ट तिथियों पर और डिबेंचर के मोचन पर किसी विशेष तारीख को दे मूल राशि है। यह एक असुरक्षित ऋण है। अ बॉन्ड इज ए नेगोशिएबल सर्टिफिकेट यूजुअली अनसिक्योर्ड। इन कूपन बॉन्ड्स रेट्स interests are paid biannual. In zero coupon bonds interest is paid at the maturity. एक बॉन्ड एक परक्राम प्रमाण पत्र है अर्थात एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जो आमतौर पर असुरक्षित है। कूपन बॉन्ड में ब्याज का भुगतान द्विवार्षिक बॉन्ड में किया जाता है। द्विवार्षिक बॉन्ड में किया जाता है, ब्याज का भुगतान परिपक्वता पर किया जाता है। दोस्तों यहाँ पे बाय एनुअल यानी कि वर्ष में 2 बार। और दोस्तों कूपन बॉन्ड क्या होते हैं? ऐसे बॉन्ड ये ऐसे सामान्य बॉन्ड होते हैं जिन पर जारीकर्ता निवेशक और धारक को सहमत अंतरालों पर सामान्यतः वर्ष में 2 बार पूर्व निर्धारित दर कूपन के रूप में ज्ञात पर ब्याज का भुगतान करता है। बॉन्ड की परिपक्वता का पता उस अवधि से चलता है जिसके लिए वो जारी किया गया है। और शून्य कूपन बॉन्ड क्या होता है? शून्य कूपन बॉन्ड बट्टे पर जारी तथा अंकित मूल्य पर चुकता बॉन्ड को शून्य कूपन बॉन्ड कहते हैं, यानी कि बट्टे पर जारी और तथा अंकित मूल्य पर चुकता। इस मामले में किसी प्रकार के आवधिक ब्याज का भुगतान नहीं किया जाता है। निर्गम मूल्य और मोचन मूल्य में अंतर धारक को होने वाला प्रतिलाभ होता है, अर्थात इसमें क्या है, कोई इंटरेस्ट पेबल नहीं होता है, सीधा आपको मैच्योरिटी पर भी जो होता है वो ये उसका होता है। इन बॉन्डों के खरीदार को बॉन्ड की परिपक्वता पर केवल एक ही भुगतान प्राप्त होता है। और परिवर्तनीय बॉन्ड क्या होते हैं? परिवर्तनीय बॉन्ड निवेशक को एक नियत परिवर्तन मूल्य पर बॉन्ड को इक्विटी में परिवर्तित करने का विकल्प देने वाले बॉन्ड को परिवर्तनीय बॉन्ड कहा जाता है। और कॉमर्शियल पेपर क्या है? कॉमर्शियल पेपर्स आर बोरोइंग ऑफ ए कंपनी फ्रॉम द मार्केट। दीज मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स आर इशूड फॉर 90 डेज। कॉमर्शियल पेपर कहाँ से बोरो किए जाते हैं? आपके मार्केट से बोरो किए जाते हैं और ये मुद्रा बाजार के उपकरण 90 दिनों के लिए जारी किए जाते हैं। वाणिज्यिक पत्र किसी कंपनी की बाजार से उधार होते हैं। ये नियत रकमें चुकाने के अल्पकालिक वचनों का रूप लेते हैं और वाणिज्यिक पत्र सामान्यतः 90 दिनों की अवधि हेतु जारी मुद्रा बाजार लिखित होते हैं। ट्रेजरी बिल यानी कि खजाना बिल। ट्रेजरी बिल्स आर सिक्योरिटीज इशूड बाय आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर 91 डेज। कॉमर्शियल पेपर आपका 90 डेज के लिए और ट्रेजरी बिल 91 डेज के लिए। ट्रेजरी या खजाना बिल भारत सरकार की ओर से 91 दिनों के लिए जारी किए गए प्रतिभूति हैं। IPO refers to issue of fresh securities by an unlisted company or an offer for sale of its existing security or both for the first time to the public। IPO एक गैर सूचीबद्ध कंपनी द्वारा जारी करने या अपनी मौजूदा प्रतिभूतियों की बिक्री या दोनों के लिए पहली बार जनता के लिए प्रस्ताव को संदर्भित करता है। अर्थात IPO किसके द्वारा इश्यू किया जाता है? IPO एक अनलिस्टेड कंपनी द्वारा या तो अपने फ्रेश सेल के लिए या फिर पहले से जारी है उनको सेल करने के लिए सूचीबद्ध किया जाता है। FPO क्या है? FPO है FPO refers to issue of fresh securities by an already listed company or an offer for sale to the public throughout an offer document। FPO एक पहले से सूचीबद्ध कंपनी द्वारा अर्थात जो कंपनी पहले से ही सूचीबद्ध है, लिस्टेड है, उसके द्वारा नई प्रतिभूतियों को जारी करने या एक प्रस्ताव दस्तावेज के माध्यम से जनता को बिक्री के लिए प्रस्ताव को संदर्भित करता है। जो क्या है, मार्केट में पहली बार लिस्ट होने जा रही है, वो अपना IPO लेके आएगी जो अपने उसको सेल करने के लिए जो शेयर वो अलॉट कर रही है, और जो पहले से लिस्टेड है वो अपना FPO लेके आएगी। दोस्तों IPO का फुल फॉर्म है इनिशियल पब्लिक ऑफर और FPO का अर्थ है फॉलो पब्लिक ऑफर। राइट इशू इज व्हेन अ लिस्टेड कंपनी इशूज फ्रेश सिक्योरिटी टू इट्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स एज ऑन अ रिकॉर्ड डेट। राइट इशू तब होता है जब एक सूचीबद्ध कंपनी अपने मौजूदा शेयर धारकों को
एक रिकॉर्ड की गई तारीख पर नई प्रतिभूतियों को जारी करता है। यानी कि राइट इशू क्या होता है, जो कंपनी है जिसके पहले से शेयर होल्डर्स ने जो शेयर होल्ड कर रखे हैं उन्हीं को ही वो क्या है सिक्योरिटी इशू करती है। अ प्राइवेट प्लेसमेंट इज एन इशू ऑफ शेयर्स और ऑफ कन्वर्टिंग सिक्योरिटी बाय ए कंपनी टू ए सेलेक्ट ग्रुप ऑफ पर्सन अंडर सेक्शन 81 ऑफ द कंपनी एक्ट 1956। एक निजी प्लेसमेंट कंपनी द्वारा 1956 के कंपनी अधिनियम की धारा 81 के तहत चुनिंदा व्यक्तियों के लिए कंपनी द्वारा शेयरों या परिवर्तनीय सुरक्षा का एक मुद्दा है। प्राइवेट प्लेसमेंट में क्या है, ये क्या है, एक शेयर्स को इशू करना या कन्वर्टेबल ऑफ सिक्योरिटी, इसको द्वारा एक कंपनी के द्वारा किसके लिए, एक सिलेक्टेड लोगों के ग्रुप के लिए, किसके अंतर्गत, कंपनी एक्ट 1956 के अंतर्गत। एनी कंपनी मेकिंग अ पब्लिक इशू और अ लिस्टेड कंपनी मेकिंग RI ऑफ ए वैल्यू ऑफ more than ₹50 lakh is required to file a draft offer document with SEBI for its observation. This observation period is only 3 months. सार्वजनिक निर्गम बनाने वाली कोई भी कंपनी या 50 लाख रुपए से अधिक के मूल्य का RI बनाने वाली सूचीबद्ध कंपनी को अपनी टिप्पणियों के लिए सेबी के साथ एक मसौदा प्रस्ताव दस्तावेज दाखिल करना आवश्यक है। यह अवलोकन अवधि केवल 3 महीने की है। ऑब्जर्वेशन के टाइम का रहता है 3 महीने का। DIP स्टैंड्स फॉर डिस्क्लोजर एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन गाइडलाइंस। DIP का अर्थ क्या है, प्रकटीकरण और निवेशक सुरक्षा दिशा निर्देश। प्रकटीकरण और निवेशक सुरक्षा दिशा निर्देश। ऑफर डॉक्यूमेंट्स मीन्स प्रोस्पेक्टस इन केस ऑफ पब्लिक इशू। प्रस्ताव दस्तावेज का मतलब सार्वजनिक निर्गम के मामले में प्रोस्पेक्टस है। और ऑफर डॉक्यूमेंट्स मीन्स एन ऑफर फॉर सेल एंड लेटर ऑफ ऑफर इन केस ऑफ ए RI। प्रस्ताव दस्तावेज का अर्थ है बिक्री या प्रस्ताव, और RI के मामले में प्रस्ताव का पत्र। ऑफर डॉक्यूमेंट्स आर फाइल्ड विद रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी एंड स्टॉक एक्सचेंज। ऑफर दस्तावेज कंपनी रजिस्ट्रार और स्टॉक एक्सचेंज के पास दायर किए जाते हैं। अ ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट्स मीन्स द ऑफर डॉक्यूमेंट्स इन अ ड्राफ्ट स्टेज। एक मसौदा प्रस्ताव दस्तावेज का मतलब एक मसौदा चरण में प्रस्ताव दस्तावेज है। अर्थात ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट का मतलब क्या है, ऑफर डॉक्यूमेंट इन द ड्राफ्ट स्टेज, अर्थात मसौदा चरण में प्रस्ताव दस्तावेज। ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट्स आर फाइल्ड विद सेबी। मसौदा प्रस्ताव सेबी के पास दायर किया जाता है। द पीरियड ऑफ फाइलिंग ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट्स इज एट लीस्ट 21 days प्रायर टू डेट ऑफ ऑफर डॉक्यूमेंट्स। दाखिल मसौदा प्रस्ताव दस्तावेज की अवधि के कम से कम 21 दिन से पहले दर्ज किया जाता है। RSP यानी कि रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस इज ए प्रोस्पेक्टस विच डजंट हैव डिटेल्स ऑफ आइदर प्राइस ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स बीइंग ऑफर्ड और द अमाउंट ऑफ इशू, बट द नंबर ऑफ शेयर्स एंड द अपर एंड लोअर प्राइस बैंड्स आर डिस्क्लोज्ड। तो RSP क्या चीज़ है, RSP एक रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस है। इसमें ऑफर किए जाने वाले शेयरों की संख्या या इशू की राशि या कोई मूल्य नहीं होता, लेकिन शेयरों की संख्या और ऊपर का और नीचे का बैंड ये सब इसमें डिस्क्लोज किया जाता है। सिर्फ यही इसका खुलासा किया जाता है। इन केस ऑफ FPO द RSP कैन बी फाइल्ड विद रजिस्टर ऑफ कंपनी विदाउट द प्रायर बैंड। द प्राइस बैंड इज नोटिफाइड ऑन 1 day प्रायर टू द ओपनिंग ऑफ द इशू बाय वे ऑफ एन एडवर्टीजमेंट। FPO के मामले में RSP को मूल्य बैंड के बिना रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के साथ दायर किया जा सकता है। मूल्य बैंड सूचित किया जाता है 1 दिन पहले, इस मामले की शुरुआत की 1 दिन पहले, और विज्ञापन के माध्यम से। बुक बिल्डिंग इशू प्राइस कैन नॉट बी डिटरमाइंड अंटिल द बिडिंग प्रोसेस इज कंप्लीटेड। बुक बिल्डिंग में क्या किया जाता है, जब तक क्या है बिडिंग प्रोसेस यानी कि बिड लगाने की प्रोसेस जब तक कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक इसकी प्राइस का डिटरमाइन नहीं किया जा सकता है। इन अ बुक बिल्ड इशू अलोकेशन RII NII QIP 35 15 50 और मे बी 60 10 30। RII डिटेल्स इंडिविजुअल इन्वेस्टर, NII नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, QIP क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल। जो RII अर्थात RII का मतलब है रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर, खुदरा व्यक्तिगत निवेशक, और NII यानी कि नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, गैर संस्थागत निवेशक, और QIP यानी कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, योग्य संस्थागत प्लेसमेंट। इनका रेशियो कितना रहता है, या तो 35 15 50 रहेगा या 60 10 30 का रहेगा।
रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर मीन एन इन्वेस्टर हु अप्लाइज और बिड फॉर सिक्योरिटीज ऑफ और फॉर अ वैल्यू नॉट मोर देन ₹1 लाख। खुदरा व्यक्तिगत निवेशकों जो लागू होता है या उनके या किसी के लिए एक मूल्य प्रतिभूतियों के लिए बोली एक निवेशक का मतलब नहीं। रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर मीन्स रिटेल इन्वेस्टर वो होता है जो कि 1 लाख से ज़्यादा की बिड नहीं लगाता सिक्योरिटी के लिए, वो आपका रिटेल निवेशक में आता है। अ मर्चेंट बैंकर possessing a valid SEBI registration in accordance with the SEBI Merchant Bankers Regulation 1992 eligible to act a BRLM अर्थात बुक रनिंग लीड मैनेजर। सेबी मर्चेंट बैंकर्स 1992 के अनुसार एक वैध सेबी पंजीकरण रखने वाला एक व्यापारी बैंक BRLM बुक रनिंग लीड मैनेजर के रूप में कार्य करने के लिए पात्र है। अब QIB अर्थात क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर means those investors who have expertise the financial muscle to evaluate and invest in capital market, example mutual fund, scheduled commercial banks, FIA registered with SEBI, insurance company registered with IRDA, PF with a minimum purpose of ₹25 crore। QIB क्या होता है? क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर, अर्हता प्राप्त संस्थागत क्रेता। QIB का मतलब क्या होता है? अर्हता प्राप्त संस्थागत क्रेता का अर्थ उस निवेशक से है जिनके पास पूंजी बाजार का मूल्यांकन और निवेश करने के लिए विशेषज्ञता और वित्तीय पेशी है। उदाहरण के लिए म्यूचुअल फंड कंपनियां और अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक। जो FII रजिस्टर्ड रहती हैं वो सेबी के साथ रजिस्टर्ड होती हैं, इंश्योरेंस कंपनी IRD के साथ, और PF मिनिमम कर्पस कितना चाहिए? 25 करोड़ रुपीज़, कम से कम कोष कर्पस 25 करोड़ का होना चाहिए। और दोस्तों एक चीज़ और, अस्वा क्या होता है? अस्वा से आशय, अस्वा यानी कि अवरुद्ध राशि द्वारा समर्थित आवेदन, जिसमें निर्गम के पूर्व क्रय अर्थात सब्सक्राइब्स होने से पहले आवेदन राशियों को अवरुद्ध करने की अनुमति होती है। यदि कोई निवेशक अस्वा के माध्यम से आवेदन करता है तो उसकी आवेदन राशि बैंक खाते से तभी नामे की जाएगी जब उसके आवेदन का चयन अंतिम आवंटन के आधार पर या निर्गम के अर्हता असफल होने पर दिया जाएगा। अस्वा सुरक्षा के अंतर्गत निवेशक किसी भी सार्वजनिक पब्लिक आधिकारिक निर्गम के लिए बैंक खाते का उपयोग करते हुए आवेदन कर सकता है। तो ओके दोस्तों, यहाँ यूनिट 5 तक हम कवर कर चुके हैं। इससे आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।